Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine, good and safe at your home. I congratulate you for your success. Welcome to your new academic session. I am your mathematics teacher. This is your maths class for grade 6. This is your mathematics book for grade 6. खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। ये जो है आपकी मैथ्स की बुक है क्लास 6 के लिए, ठीक है। अब जो हमने इसमें फर्स्ट यूनिट डिस्कस करना है, अगर फर्स्ट यूनिट इज़ सेट्स, यूनिट 1 डैट इज़ सेट्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, सेट्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेट्स हमारे पास होता क्या है। आपने डेली लाइफ की एग्जांपल्स में देखा होगा कि हमने डिनर सेट होते हैं, टी सेट होते हैं, हमारे पास सोफ़ा सेट होता है, ठीक है ना। उसमें हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा, उसमें हम सोफ़े की हम बात करते हैं तो सोफ़े में हमारे पास सोफ़ों की कलेक्शन होती है। इसी तरह जब हम ज्वेलरी सेट की बात करते हैं तो ज्वेलरी सेट में हमारे पास क्या होती है, ज्वेलरी की कलेक्शन होती है। इसी तरह हम डिनर सेट या टी सेट के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे पास उसमें किस चीज़ की कलेक्शन होती है, उसमें हमारे पास डिफरेंट कप स्पॉट्स की कलेक्शन होती है, ठीक है ना। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हमारे पास सेट्स आते हैं और इसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, डिफरेंट नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे किसकी कलेक्शन होती है, डिफरेंट नंबर्स की। बेसिकली ये जो हमारे पास सेट्स है ना, ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन होती है डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सेट्स, डेफिनेशन ऑफ सेट हमारे पास क्या है मैथमेटिक्स में, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट हमारे पास किस चीज़ की कलेक्शन है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स कि क्लियरली हमें पता हो कि हम जिस सेट की बात कर रहे हैं उसके मीनिंग्स हमें क्लियरली पता हो, वो सेट हमें क्लियरली पता हो कि हम उसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मीन नॉट रिपीटेड, कि जो हमारे पास हमारे सेट के एलिमेंट्स हों वो हमारे पास एक दूसरे से जुदा हो, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो, हमारे पास वो रिपीट ना हो, ठीक है, वो हमारे पास आपस में रिपीट ना हो। दी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, और वो हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं। सेट क्या था, सेट हमारे पास है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दी ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, ठीक है ना। हमारे पास सेट है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे पास क्लियरली डिफाइंड हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किसकी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलग हो, ठीक है ना, एक रिपीटेड ना हो। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, और वो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेंबर्स और एलिमेंट्स कहलाते हैं उस सेट के। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब आपने देखा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपके पास वोवेल्स आते हैं। वोवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये जो ए ई आई ओ यू है यही हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स है ना, इसके अलावा तो और कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ वोवेल्स की बात हो रही है। हमें क्लियरली पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवेल्स हैं। मीन्स कि हमें वेल डिफाइंड है ये सेट, ठीक है, और ये डिस्टिंक्ट भी है क्योंकि ये ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल्स हैं ये हमारे पास रिपीट नहीं होते, ठीक है ना। ए अलग है, ई अलग है, आई अलग, ओ अलग, यू अलग, ये आपस में रिपीट नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास एक सेट हो गया कि हमारे पास वोवेल्स, हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट हो गया कि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इसी तरह हम अनदर एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ बॉयज़ ऑफ द सेट ऑफ बुक्स ऑफ क्लास 6, ठीक है। क्लास 6 की बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्लास 6 की बुक्स को देखें, अगर वो हमारे पास सेट है तो देखें क्लास 6 में सिर्फ एक बुक तो नहीं होती कि एक मैथ्स की बुक हो, डिफरेंट बुक्स होती है ना। इंग्लिश की बुक, इस्लामियात की बुक, उर्दू की बुक हो गई, साइंस की बुक हो गई, ठीक है ना। तो हमें क्लियरली यहाँ पे शोन है ना कि हमारे पास क्लास 6 की बुक्स की बात हो रही है और वो हमारे पास डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। क्लियरली हमें पता है कि क्लास 6 की बुक्स की बात हो रही है। दूसरा, वो हमारे पास डिस्टिंक्ट है, वो आपस में रिपीट नहीं हो रही। क्लास 6 में मैथ्स की एक ही बुक होगी, इंग्लिश एक होगी, साइंस एक होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास सेट हो गया। इसी तरह आपके पास यहाँ एक और एग्जाम्पल है, सेट ऑफ गुड बुक्स, ठीक है। अब गुड बुक्स की यहाँ बात हो रही है। अब बच्चे क्या ये सेट होगा, नहीं, ये हमारे पास सेट नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कि ये सेट नहीं है, देखिए हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि सेट हमारे पास कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है।
यहाँ पे देखें क्या ये हमें सेट वेल डिफाइंड है, सेट ऑफ गुड बुक्स, ये हमें वेल डिफाइंड नहीं हो रहा क्योंकि गुड बुक्स की बात हो रही है, अच्छी किताबों की बात हो रही है। अब हर एक की नेचर डिफरेंट होती है, किसी को कोई बुक अच्छी लगती है, किसी को दूसरी बुक अच्छी लगती है। अगर मैं कहती हूँ मुझे मैथ्स की बुक पसंद है, ज़रूरी नहीं है आपको भी मैथ्स की बुक पसंद हो। आप कहेंगे मैडम मुझे इंग्लिश की बुक पसंद है, तो यहाँ तो गुड बुक्स की बात हो रही है ना। अब यहाँ ये तो नहीं हमें पता कि हमारे पास गुड बुक्स कौन सी हैं, सही है, किसी के लिए वो अच्छी होंगी, किसी के लिए वो अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारे पास सेट नहीं होता, ठीक है। अब जब हमने सेट को देख लिया, अब हमारे पास सेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम सेट को लिखते हैं तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स हमने याद करने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। मेंबर्स और एलिमेंट्स यानी कि जो हमारे पास अंदर सेट के अंदर जो नंबर्स लिखे जाते हैं जिनको हम मेंबर्स और एलिमेंट्स कहते हैं, आर इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। उनको हम किससे इनक्लोज करेंगे, इस टाइप की ब्रैकेट से, ब्रेसेस जिनको कहते हैं, इस तरह की ब्रेसेस से हम इसको इनक्लोज करेंगे। सेकेंड पॉइंट है मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हमारे पास जो एलिमेंट्स और मेंबर्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, इस कॉमास से सेपरेट करेंगे। ये देखें जैसे यहाँ ABC फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का एक सेट बनाया हुआ है, उसको हमने किससे इनक्लोज किया, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ब्रेसेस से इनक्लोज करना है। हमने किससे इनक्लोज किया, ब्रेसेस से। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, उसको सेपरेट करना है कॉमास से। A हमारे पास अलग अल्फ़ाबेट है, B अलग है, C अलग है, ये तीनों डिफरेंट है ना। हम इसको ABC एक साथ तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये हम सेट बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको कॉमास पुट करके सेपरेट कर देंगे, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। मेंबर्स और एलिमेंट्स जो हैं सेट के हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। अब ये जो आप सेट बनाते हैं ये तो आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है, ब्रेसेस से इनक्लोज करना है और हर एलिमेंट के बीच कॉमा पुट करना है, ठीक है ना। लेकिन आपने इनको लिखना किस तरह से, आपने इनको स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से लिखना है, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं करने इसको, इसमें हमने स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने होते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपके पास, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड। वही बात हमने सेट्स की डेफिनेशन में जो पढ़ी थी कि हमें कलेक्शन जो है सेट की वो वेल डिफाइंड हो और जो है वो डिस्टिंक्ट हो, रिपीट ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हों वो आपस में रिपीट ना हो। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, ABCDE, क्या ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं। और यहाँ पे ABBC, यहाँ पे B 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरह का जब हमारे पास हो कि जब हमारे पास एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हों तो वो हमारे पास फिर सेट नहीं होता, उसको हम सेट कंसिडर नहीं करते। यहाँ देखिए हमारे पास B 2 टाइम था ना, B यहाँ भी है और यहाँ भी, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि ये हमारे पास सेट नहीं था। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, ये हमारी एक कंडीशन है कि हमारे पास जो है एक सेट के एलिमेंट्स और मेंबर्स जो हो वो आपस में रिपीट ना हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अ सेट इज़ डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। हम एलिमेंट्स और मेंबर्स को जो हमारे सेट के अंदर होते हैं उसको तो हम स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं ना, हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा। लेकिन इस सेट का जो नेम होता है जिससे हम इस सेट को डिनोट करते हैं कि ये सेट F है या ये सेट N है, वो जिससे डिनोट करते हैं, जो इस सेट का नेम है, उसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं। इसको फिर हम स्मॉल नहीं लिख सकते। एक दफ़ा हम दोबारा देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेट क्या थी, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, कि हमने उसको ब्रेसेस से इनक्लोज करना है, बंद करना है। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास, हर एलिमेंट को हमने कॉमा से सेपरेट करना है। थर्ड पॉइंट, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जितने भी मेंबर्स हमारे पास सेट के अंदर हैं उसको हमने स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखना है। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, जो भी मेंबर्स और एलिमेंट्स हम सेट में लिख रहे हैं वो आपस में रिपीट ना हो। अ सेट इज़ डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल अल्फ़ाबेट, सेट को हम जो नेम देते हैं वो हमारे पास कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास आती हैं कुछ फॉर्म्स। सेट की हमारे पास कुछ फॉर्म्स आती हैं। देयर आर 3 टाइप्स टू राइट अ सेट। हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं जिस तरीके से जिससे हम एक सेट को लिख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, थर्ड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म।
फर्स्ट 2 फॉर्म्स हम क्लास 6 की बुक में पढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म जो है ये आप हायर लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन आपको इसका नेम पता होना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जैसा कि इसकी नेम से शो है डिस्क्राइब करना, इसमें हम जो है अपने सेट को डिस्क्राइब करते हैं एक सिंगल सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए यहाँ पे आपको कोई नंबर गिवन नहीं है, आपको एक इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है और ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे किस सेट की बात हो रही है, वॉवल्स की। ऐसे सेट की बात हो रही है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स हों। द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। सेकेंड फॉर्म हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसके नेम से ही शो है, टेबुलर फॉर्म में हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में सेट गिवन होता है और इसमें हमारे पास दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, ये ब्रेसेस और ये कॉमा। विदाउट इन ब्रेसेस के, अगर आप ये ब्रेसेस हटा दें और सिर्फ AEIOU, इस वॉवल्स को AEIOU लिखें, तो ये हमारे पास सेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी सेट की कंडीशन है कि हमारे पास मस्ट सेट जो है हमारे पास इनक्लोज्ड हो, किससे, ब्रेसेस से। ठीक है, ये जो हमने ब्रैकेट्स लगाएंगे ना, ब्रेसेस, इनसे इनक्लोज करना है। दूसरा, हर एलिमेंट्स के बीच में कॉमा पुट करना है। अगर ये कॉमा भी ना हो तब भी हमारे पास ये सेट कंप्लीट नहीं होता। ये कॉमा और ये ब्रेसेस हमने मस्ट पुट करनी है। ठीक है ना। अगर हम इसी सेट को ले लें, द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर हम इस सेंटेंस की फॉर्म में लें तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आता है, और अगर हम इस सेट को टेबल की फॉर्म में लिखें, इन वॉवल्स को ओपन करके लिखें AEIOU, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, सिंगल सेंटेंस में लिखा जाता है, और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन टेबुलर फॉर्म में हमने क्या ख्याल रखना होता है कि हमारा जो सेट है वो इनक्लोज्ड हो ब्रेसेस से। चलें बच्चे, अब जब हमने फॉर्म्स भी रीड कर ली कि फॉर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, उसके बाद हमारे पास आपकी बुक में ये वाला सिंबल आता है, दिस ऑफ। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर अ मेंबर ऑफ। ये जो सिंबल है ये आपको शो करता है अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। ठीक है। और अगर इस सिंबल पे हम एक लाइन लगा दें, ये सिंबल स्टैंड करता है नॉट अ मेंबर ऑफ। अब आपको कैसे ये सिंबल हमने शो करना है, कैसे पता चलेगा इस सिंबल का क्या काम है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, B = 1 2 3, हमें फर्स्ट 3 नंबर्स का सेट दिया हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट 3 नंबर्स का सेट दिया हुआ है। अब मैं अगर देखना चाहती हूँ, ये मेरे पास ये जो नंबर्स हैं 1 2 3, ये क्या है इस सेट के, ये हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स हैं और मेंबर्स हैं। अब मैं अगर इस 1 की बात करती हूँ और मैं कहती हूँ मेरे पास ये 1 जो है ये इस सेट B का एलिमेंट है, मेंबर है, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, फुल फॉर्म में तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B। 1 हमारे पास एलिमेंट है सेट B का। इसी तरह 2 हमारे पास एलिमेंट है सेट B का। 3 हमारे पास एलिमेंट है सेट B का। लेकिन अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इस सिंबल को क्या कहते थे, अ मेंबर ऑफ, या हम इसको कह सकते हैं बिलोंग्स टू। और जिस सिंबल पे, इसी सिंबल पे अगर लाइन लग जाए तो वो हमारे पास होता है नॉट अ मेंबर ऑफ, या इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। अब देखें, अगर मैं इस 1 को लिखना चाहती हूँ कि 1 हमारे पास सेट B का एलिमेंट है, फुल लाइन लिखने की जगह हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग टू B, 1 इज़ अ मेंबर ऑफ B। ये सिंबल हमें बता रहा है कि ये हमारे पास 1 मेंबर ऑफ B, 1 हमारे पास मेंबर है सेट B का। इसी तरह 2 की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो 2 इज़ अ मेंबर ऑफ B। फुल लाइन लिखने की जगह हम ये सिंबल पुट करते हैं, क्योंकि इस सिंबल का ही मीनिंग है अ मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू, कि ये 2 हमारे पास मेंबर है सेट B का। इसी तरह 3 हमारे पास मेंबर है सेट B का। अब अगर देखें 4 हमारे पास, क्या इस सेट में आपको 4 नज़र आ रहा है? इसी तरह क्या इस सेट में आपको 0 नज़र आ रहा है? नहीं, 4 और 0 तो इस सेट में नहीं है, वो तो इसके एलिमेंट नहीं है। तो हमने जब कोई सेट में एलिमेंट ना मौजूद हो, हमने उसके लिए क्या कहा था कि एलिमेंट पे हम इस बिलोंग्स टू पे हम लाइन लगा देते हैं। उसका सिंबल क्या होता है, 4 नॉट बिलोंग टू। यह हमारे पास क्या था, बिलोंग्स टू का सिंबल। जब इस पे लाइन लग गई, नॉट बिलोंग टू या नॉट अ मेंबर ऑफ। 4 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट B। इसी तरह 0 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट B। ठीक है बच्चे, सिंपली इस फुल लाइन लिखने की जगह कि हम एक पूरा सेंटेंस लिखें, उसकी जगह हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, हम ये नोटेशंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट नोटेशन क्या थी, अ मेंबर ऑफ, और ये जिस पे लाइन लगा देते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हमने ई नहीं लिखना, इसको हमने इस तरह से लिखना है। ठीक है ना, इसको हमने कैसे लिखना है, ये देखें इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, 4 नॉट बिलोंग टू B, 4 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ B। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नंबर्स की जब हम बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स स्टार्टिंग एट 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स।
वो सारे नंबर्स जब हम जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना। नंबर्स स्टार्टिंग एट 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स सच एज, वो सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 से काउंटिंग जैसे स्टार्ट हो रही 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कि आप सो ऑन मीन्स कंटिन्यू, आगे हम जा रहे हैं 6 7 8 9 अप टू इनफिनाइट, ठीक है ना, हम आगे तक जा सकते हैं। ये नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट नंबर्स और आते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, या आगे हम डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर्स के साथ जब 0 भी ऐड हो जाए, या हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ जब 0 भी ऐड हो जाए तो वो होल नंबर्स बन जाता है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो डॉटेड लाइन्स नजर आ रही है ना, इट मीन्स कि ये आगे तक जा रहा है, गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है, आगे तक जा रहा है। अब देखें, ये एक सेट था ना, ये होल नंबर का सेट था। मैंने क्या किया, इसको कॉमा से सेपरेट किया और इसको इनक्लोज किया ब्रेसेस से। इसी तरह नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, अगर आपसे कहा जाए नेचुरल नंबर का सेट लिखें, कैसे लिखेंगे? इस सेट को हमने डिनोट किया, यहाँ पे मैंने कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर्स की बात थी, कैपिटल एन से डिनोट किया है। आप किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट थे, 1 2 3 4 सो ऑन, आगे तक जाते रहते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ऑड नंबर्स आपको पता होगा, वो सारे नंबर्स जो हमारे पास 2 की टेबल में नहीं आते, वो सारे नंबर्स जो हमारे पास 2 की टेबल में नहीं आते, वो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर को ओ से डिनोट किया, हर सेट का एक नेम होता है ना, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, तो मैंने इसको कैपिटल ओ से डिनोट किया। अब ऑड नंबर्स कौन से थे? जो हमारे पास 2 की टेबल में नहीं आते, मीन्स 1 हमारे पास ऑड नंबर है, 3 हमारे पास ऑड नंबर है, 5 हमारे पास ऑड नंबर है, 7 हमारे पास ऑड नंबर है, 9 हमारे पास ऑड नंबर, 11, इसी तरह सो ऑन 13 हो जाएगा। हर एक वन नंबर छोड़ के, 1 हो गया, 2 को रहने दिया, 3 हो गया, वो सारे नंबर्स जो हमारे पास 2 की टेबल में नहीं आते, वो ऑड नंबर्स। इसी तरह इवन नंबर्स को हम देखते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर के ऑपोजिट होते हैं। वो सारे नंबर्स जो हमारे पास 2 की टेबल में आए, जो हमारे पास 2 पे डिवाइड हो सके, वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स को हमने किससे डिनोट किया? कैपिटल ई। अब यहाँ देखिए, इवन नंबर्स में हमारे पास सबसे पहला नंबर जो है वो 0 होता है बच्चे। 0 हमारे पास इवन नंबर में मौजूद होता है, ठीक है ना। 0 हमारे पास इवन नंबर होता है। 0 2 4 6 8 10, देखें ये सारे वही नंबर्स हैं जो हमारे पास 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये कौन से नंबर्स हुए? इवन नंबर। इसी तरह हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं। आप लोगों ने क्लास 5 में एलसीएम में प्राइम नंबर्स पढ़े होंगे। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मीन्स कि वो अपनी टेबल में आते हों और 1 की टेबल में आते हों। तो देखें 2 3 5 7 11, ये वो सारे नंबर, सो ऑन, ये वो सारे नंबर्स हैं जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में, मीन्स कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ये सिर्फ 2 टेबलों में आ सकते हैं। 2 देखें, 2 की टेबल में आता है और 1 की टेबल में, और किसी टेबल में नहीं आता। इसी तरह 3 हमारे पास 3 की टेबल में आता है और 1 अपनी टेबल में आता है, ठीक है ना, और किसी टेबल में नहीं आ सकता। इस प्राइम नंबर के ऑपोजिट जो नंबर होते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स जिसमें हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स थे ना, यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वो सारे नंबर जो अपनी टेबल में भी आते हों, 1 की टेबल में भी आते हों और किसी दूसरी टेबल में भी आते हों। जैसे 4 को ले लिया, 4 को चेक करते हैं। 4 हमारे पास अपनी टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में आता है। मतलब क्या कि ये इसके 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 4। इसी तरह 6 को देखते हैं। 6 हमारे पास अपनी टेबल में आता है 6 की, और 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 टेबल्स में आ गया ना, तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 4। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, जो अपनी और 1 के अलावा दूसरी टेबल्स में भी आते हों, वो कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चे। अब जब आपने नंबर्स पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, आपको सेट्स का पता चल गया कि हम किस तरह सेट्स को लिख सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आप अपनी मैथ्स की बुक ओपन करें, क्लास 6 की, फर्स्ट यूनिट हमारा है सेट्स, ठीक है। पेज नंबर 5 पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? स्टेट गिविंग रीज़न वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ सेट और नॉट। आपसे कह रहे हैं कि स्टेट बताएं हमें और साथ में रीज़न भी दें कि वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ सेट और नॉट, कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी इन सेंटेंसेस में बात हो रही है, ये हमारे पास सेट बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है ना।
फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 5, स्टेट गिविंग रीज़न वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फॉर्म अ सेट और नॉट। हमने सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास इन सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो हमारे पास सेट बना रहा है कि नहीं बना रहा, और साथ में रीज़न देना है। फर्स्ट हमारे पास है ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। आपसे कह रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स इस बुक की, आपकी मैथ्स की बुक की बात कर रहे हैं कि आपकी बुक की वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि डिफ़िकल्ट हों, सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए डिफ़िकल्ट हों, तो क्या ये हमारे पास सेट होगा या नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास सेट है या नहीं है। सेट की डेफिनेशन क्या थी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास सेट की क्या डेफिनेशन थी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बस आपने इस छोटी सी डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना है कि हमारे पास जो कलेक्शन, जिस सेट की बात हो रही है वो हमें क्लियरली पता हो, उसकी मीनिंग्स हमें क्लियरली पता हो कि क्या ये वेल डिफाइंड है क्लियरली, और दूसरा वो डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, आपस में नॉट रिपीटेड हो, सही है, वो रिपीट ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, उन सारी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू सॉल्व हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे लिए, कुछ बच्चों के लिए ये मुश्किल होंगी। इस बुक्स की बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी जो कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होंगी, लेकिन कुछ के लिए वो आसान होंगी, ठीक है ना। सबके लिए तो एक जैसी नहीं होती, कोई चीज़ मुझे आसान लगती है और आपको डिफ़िकल्ट लगती है, कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, मुझे आसान लगती है, ठीक है ना। तो हमारे पास हमने देखना है, तो ये तो क्लियरली हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं हो रहा ना, ये तो हमें क्लियरली शो नहीं हो रहा कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। किसी के लिए वो इजी हो सकती हैं, किसी के लिए वो डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि ये सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज, अब रीज़न भी हमने साथ देना था, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड ही नहीं है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि देखें वो वर्ड प्रॉब्लम्स किसी के लिए आसान होंगी सॉल्व करने के लिए और किसी के लिए मुश्किल होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। इसी तरह सेकंड पार्ट में आते हैं, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक। अगेन इस बुक की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, लेकिन किसके लिए, फॉर अमजद। यहाँ पे आपको एक नेम बता दिया है, अमजद की बात हो रही है, एक स्टूडेंट अमजद की बात हो रही है, उसकी आपको उसका बता दिया है कि उसके लिए सिर्फ मुश्किल हों। तो जाहिर है एक बच्चे की बात हो रही है, उसको जो जो प्रॉब्लम्स मुश्किल लगती होंगी उसको पता होगा ये मेरे लिए मुश्किल है, तो इट मीन्स ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेट, ये हमारे पास सेट है बिकॉज ये हमें वेल डिफाइंड है, ये हमें क्लियरली पता है, ठीक है ना। एक बच्चे की बात हो रही है, अब उस बच्चे को अपना तो पता होगा कि मुझे कौन सी वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल लगती है, कौन सी नहीं लगती, इट मीन्स कि ये क्लियरली डिफाइंड है। थर्ड पे आते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन 26 kg। ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन 26 kg, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनका वज़न जो है 26 किलोग्राम से ज़्यादा हो, ठीक है। अब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ये पेन हो गया, ये बुक हो गई, आपको पता है 26 किलोग्राम से इसका वेट कम होगा। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे टेबल हो गई या उससे ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, 26 किलोग्राम जिनका वेट हो, उन सब की बात हो रही है। तो ये भी क्लियरली हमें क्लियरली पता है ना, वेल डिफाइंड हमारे पास सेट है। दिस इज़ अ सेट, ये भी हमारे पास सेट है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि ये भी हमें क्लियरली पता है, हमें आसानी से इन्होंने हमें समझ आ रही है कि 26 किलोग्राम से ज़्यादा जिन ऑब्जेक्ट्स का वेट होगा यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो जिनका वेट 26 किलोग्राम से ज़्यादा होगा वो हम इस सेट में डाल सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट है। इसी तरह फिर आप देखें, स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप कहेंगे मैडम ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें तो क्लासरूम के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हमें तो पता होता है कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन नहीं है कि आप ही की क्लास की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, हमें क्या पता ये 5th क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 4th क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। फिर डिफरेंट क्लासेस में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट सेक्शंस, हमें क्या पता हम किस क्लास की कौन सेक्शन की बात हो रही है, तो ये तो हमें क्लियरली डिफाइंड नहीं है ना, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। इसी तरह बुक्स इन योर स्कूल बैग, अब यहाँ पे आपके स्कूल बैग की बुक्स की बात हो रही है, आपके स्कूल बैग की। अब आपको पता होगा आपके बैग में कौन कौन सी बुक्स हैं, उसका आप सेट बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल बैग की बुक की बात हो रही है, बुक्स की, तो इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। सिंपली बच्चे आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, सेट की डेफिनेशन को। सेट की डेफिनेशन क्या थी, कलेक्शन है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास वेल डिफाइंड हो, जिनका मीनिंग आपको क्लियरली शो हो, जो आप
कह सकते हो कि ये क्लियर है, तो वो हमारे पास सेट है, ठीक है ना। इसी तरह स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु आर टॉलर देन यू, वो सारे स्टूडेंट्स, योर क्लास आपकी क्लास की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास हु आर टॉलर देन यू, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आपकी क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हु आर टॉलर देन यू, जिनकी हाइट आपसे बड़ी हो। तो आप जब स्कूल में आते हैं आपको पता होता है 2-3 बच्चे होते हैं जिनकी हाइट आपसे बड़ी होती है, तो आप उनको इकट्ठा करके उनकी नेम लिख के उनका सेट बना सकते हैं ना। तो इट मीन्स कि इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये आप लोग के लिए छोड़ा है, इसको आप लोग खुद फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। इट मीन्स कि इसका आंसर आ जाएगा इट इज़ अ सेट, कि ये भी हमारे पास सेट है बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 5 to 15। कह रहे हैं काउंट करें वो नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 5 से 15 तक, 5 से काउंटिंग स्टार्ट करें और 15 तक जाएं, उनके बीच में जितने नंबर आ रहे हैं उसका सेट। तो देखिए जब हम 5 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, बीच में कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, क्लियरली वेल डिफाइंड है। ये हमें क्लियरली शो है कि 5 से 15 के बीच में जो है हम आराम से सेट बना सकते हैं, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही, कोई नंबर जो है सब नंबर्स का हमें क्लियरली पता है, ठीक है ना, हर नंबर अपनी जगह पे है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये भी हमारे पास सेट हो जाएगा, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। ओके बच्चे, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।